फिल्म की शुरुआत ओटो एंडरसन से होती है, जो अपने पड़ोस में एक कुख्यात बदमाश है जो एक हार्डवेयर की दुकान पर रस्सी खरीदता है। वो रस्सी की लंबाई के लिए मामूली अधिक शुल्क से परेशान है और घटना के बारे में बड़बड़ाते हुए चला जाता है। ओटो की क्रोधी और नियमों का पालन करने वाले की प्रतिष्ठा उसके पड़ोसियों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती है, लेकिन उसके लगातार पड़ोसी जिमी जैसे कुछ लोग अभी भी उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओटो के काम के आखिरी दिन उसके सहकर्मियों ने उसे एक सेवानिवृत्ति पार्टी दी, लेकिन उसने दूसरों से अपने अलगाव पर जोर देते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया। घर वापस आकर ओटो अपनी बिजली सेवा रद्द करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी रसोई में फंदा बनाना शुरू कर देता है। अपना जीवन समाप्त करने का उसका इरादा तब बाधित हो जाता है जब वो देखता है कि उसके नए पड़ोसी मेंडेस परिवार सड़क के पार अपना यू-हॉल पार्क करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओटो अनिच्छा से बाहर निकलता है और अपने अनूठे तरीके से मदद करता है। वो उन्हें पार्किंग चुनौती से निपटने में मदद करता है और फिर अपने अंधेरे उद्देश्य पर इरादे से अपने घर में वापस चला जाता है। हालांकि उसकी योजनाएं एक बार फिर विफल हो जाती हैं जब टॉमी और मैरिसोल मेंडेस मैरिसोल के घर के बने भोजन की प्लेट लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। ओटो झिझकता है, लेकिन अंततः सद्भावना के संकेत को स्वीकार करता है और भोजन का आनंद लेता है। दयालुता का ये छोटा सा कार्य ओटो के कठोर बाहरी हिस्से में दरार खोल देता है। वह अपने जीवन पर विचार करता है क्योंकि वह इसे समाप्त करने की तैयारी करता है, लेकिन जो यादें उसके सामने चमकती हैं उनमें उसके पिता के साथ बिताए पल भी शामिल हैं। जैसे ही ओटो खाई से उतरने ही वाला होता है, फंदे को पकड़ने वाला हुक ढीला हो जाता है और वो फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही वो वहां लेटा, रियायती फूलों के गुलदस्ते का एक विज्ञापन उसकी नजर में आया, जिससे विचार की एक नई धारा फूट पड़ी। इस अप्रत्याशित मोड़ से प्रेरित होकर ओटो हाथ में फूल लेकर कब्रिस्तान की ओर जाता है और अपनी पत्नी सोनिया की कब्र पर जाता है। एक हार्दिक एकालाप में वो उससे ऐसे बात करता है जैसे कि वह अभी भी मौजूद हो। डिमेरिका के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करता है, जो एक निरंतर रियल एस्टेट डेवलपर है जो उनके पड़ोस को धमकी दे रहा है। रात के अंधेरे में ओटो अपने अतीत में खो जाता है और अपने पिता को हुई वंशानुगत हृदय की बीमारी के कारण सेना में शामिल होने में असमर्थता के बारे में बताता है। पिट्सबर्ग वापस जाते समय भाग्य ने हस्तक्षेप किया जब ओटो ने ट्रेन पकड़ने के लिए जाते समय सोनिया को अपनी किताब गिराते हुए देखा। आवेग पर कार्य करते हुए उसने उसका पीछा किया और पुस्तक को शहर में वापस करने के लिए समय पर पहुंच गया। पहले से ही सोनिया की उपस्थिति से मोहित ओटो का स्नेह और गहरा हो गया। हालांकि भाग्य के एक मोड़ के कारण वो गलत ट्रेन में चढ़ गया। एक गलती से सोनिया की दयालुता का पता चला क्योंकि उसने किराए में उसकी मदद की थी। उसने उसे जो बदलाव की पेशकश की थी उसे रख लिया गया, जिससे अगले दिन रात्रि भोज का निमंत्रण मिला। पिट्सबर्ग में ओटो का दैनिक जीवन उन मुठभेड़ों से बुना हुआ है जो उसके दृष्टिकोण को आकार देते हैं। अपनी सड़क पर डिमेरिका के एजेंटों की घुसपैठ और एक पड़ोसी जिसे वह नापसंद करता है के खिलाफ लड़ते हुए जो उसके घर के पास एक बिल्ली पर पत्थर फेंक रहा था, ओटो की दुनिया को नए आयाम मिलते हैं। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में टॉमी और मैरिसोल फिर से प्रकट होते हैं, साल्वाडोरन कुकीज की पेशकश करते हैं और ओटो की सीढ़ी का ऋण मांगते हैं। एक अन्य पड़ोसी अनीता गर्मी के लिए अपने रेडिएटर को ब्लीड करने में उसकी सहायता चाहती है और ओटो अनिच्छापूर्वक बाध्य होता है और बदले में अपने उधार लिए गए गार्डन होस को वापस करने का वादा करता है। एक कथित विश्वासघात के बाद ओटो और अनीता के पति रूबेन के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। रूबेन की स्थिति जटिल हो गई है, जिससे वो काफी हद तक अक्षम हो गया है। उनके तनावपूर्ण रिश्ते में एक नया मोड़ आता है जब अनीता रूबेन को एक वरिष्ठ देखभाल गृह में रखने के अपने बेटे क्रिस के सुझाव पर चर्चा करती है। ओटो के संघर्षों के बीच वह अपनी नौकरी और अपने मुकाबलों में डटा रहा, यहाँ तक कि सोनिया के प्रभाव की यादें भी ताज़ा हो गईं। जैसे ही ओटो अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ता है, वो खुद को एक बार फिर आत्महत्या के कगार पर पाता है, इस बार अपने गैराज की सीमा के भीतर। उनकी निराशा सोनिया के साथ उनकी डिनर डेट की मार्मिक स्मृति के बिल्कुल विपरीत है। उस अवसर पर सोनिया की करुणा चमक उठी जब उसने ओटो के पास भोजन की कमी देखी, जिससे वह अपनी निराशा की भावनाओं को बताने के लिए प्रेरित हुआ। सोनिया का प्रेम का अप्रत्याशित कार्य एक सार्वजनिक चुंबन आशा का प्रतीक बन जाता है। अन्य संरक्षक उनके संबंध का जश्न मनाते हैं। जैसे ही ओटो की यात्रा जारी रहती है, गैराज के बाहर अचानक होने वाली हलचल उसका ध्यान खींचती है। मैरिसोल की तत्काल दस्तक से एक दुर्घटना का पता चलता है, टॉमी का सीढ़ी से गिरना। लाइसेंस की कमी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की सवारी के लिए मैरिसोल की याचिका से ओटो हैरान रह गया। फिर भी सहानुभूति की उभरती भावना से प्रेरित ओटो मदद करने के लिए सहमत हो जाता है।
अस्पताल में ओटो टॉमी और मैरिसोल की बेटियों लूना और एबी के साथ जुड़ता है और उन्हें अपनी हास्यपूर्वक अतिरंजित आवाज में एक कहानी पढ़ता है। लड़कियों ने प्यार से उसे अबुएलो ओटो नाम दिया है। अस्पताल की दिनचर्या के बीच बेप्पो नामक एक संघीय अस्पताल विदूषक दृश्य में प्रवेश करता है, एक चाल के लिए एक क्वार्टर की तलाश में। ओटो सोनिया के पोषित क्वार्टर को सौंप देता है, लेकिन जैसे ही बेप्पो प्रदर्शन करता है, ओटो को एक धोखेबाज स्विच का एहसास होता है। सिक्के हताशा की लहर उसे बेप्पो से शारीरिक रूप से भिड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अस्पताल के कर्मचारियों के हस्तक्षेप करने से पहले एक तनावपूर्ण क्षण आ जाता है। ओटो मेंडेस परिवार को घर ले जाता है और एक शांत क्षण में मैरिसोल को उसके चेहरे पर मुस्कान का संकेत दिखाई देता है। अगली सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। मैरिसोल को बर्फ में एक बिल्ली मृत अवस्था में मिली। जिमी और ओटो की मदद से वे बिल्ली को वापस स्वस्थ कर देते हैं। फिर भी ओटो की इसे रखने में अनिच्छा के परिणामस्वरूप जिमी बिल्ली को अपनी देखभाल में ले लेता है। ओटो का रास्ता उसे रेलवे स्टेशन की ओर ले जाता है, जहां मार्मिक यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री, सोनिया के लिए उसका प्रस्ताव, उसके पिछले संघर्षों का बोझ उसे खतरनाक ढंग से रेल की पटरियों के किनारे धकेल देता है। भाग्य के एक मोड़ में एक आदमी पटरियों पर गिर जाता है और जैसे ही रेलगाड़ी करीब आती है, ओटो हरकत में आ जाता है और गिरे हुए आदमी को बचा लेता है। उनका साहसी कार्य उन्हें दर्शकों की नजरों में एक गुमनाम नायक में बदल देता है। बाद में मैरिसोल ने उसे एक दिल छू लेने वाला उपहार दिया, एबी का एक चित्र, जिसमें ओटो को रंग में एकमात्र चित्र दिखाया गया है, जो उसके नए महत्व का प्रतीक है। अप्रत्याशित कनेक्शन ओटो की यात्रा को आकार देते रहे। जिमी बिल्ली के साथ लौटता है, लेकिन एलर्जी की प्रतिक्रिया ओटो को जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करती है। वो बिल्ली को सोनिया की कब्र पर लाता है, मेंडेस परिवार की कहानियाँ और उनके जीवन पर उनके प्रभाव को साझा करता है। मैल्कम नाम के एक किशोर से मुलाकात से सोनिया के प्रभाव की एक और परत का पता चलता है। मैल्कम ने खुलासा किया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में आत्म खोज की यात्रा के दौरान सोनिया स्वीकार्यता का प्रतीक थी। ओटो की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि वो सोनिया की साझा स्मृति के कारण मैल्कम से दोस्ती करता है। नई मित्रता के साथ ओटो ने मैरिसोल को अपनी मैनुअल कार चलाना सिखाने का फैसला किया। घबराए हुए और रुकने की संभावना वाले मैरिसोल के प्रयास एक पिकअप ट्रक चालक के गुस्से को आकर्षित करते हैं, जिससे ओटो को सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ओटो मैरिसोल की नसों को शांत करता है, वे तब तक अभ्यास करना जारी रखते हैं जब तक कि वे एक पेस्ट्री की दुकान तक नहीं पहुंच जाते, जो सोनिया के साथ उनकी सैर की याद दिलाती है। ओटो मैरिसोल एक स्वीडिश एक्लेयर खरीदता है, जिससे उसकी दिवंगत पत्नी के साथ बिताए यादगार पलों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पेस्ट्री के दौरान ओटो ने मैरिसोल को पड़ोस में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया, रूबेन और अनीता के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता और कारों के प्रति उनके साझा प्रेम से उत्पन्न असहमति को याद किया। मैरिसोल ओटो के अतीत की झलक की सराहना करते हुए बाद में उसे उसकी और टॉमी की डेट की रात के दौरान लूना और एबी की देखभाल का जिम्मा सौंपता है। जैसे जैसे ओटो की बातचीत बढ़ती है, वो मैल्कम की ओर मदद का हाथ बढ़ाता है और उसकी बाइक की चेन ठीक करने में उसकी मदद करता है। शेरी केंजी के रूप में उनके जीवन में एक नई उपस्थिति प्रवेश करती है, जो एक सोशल मीडिया पत्रकार है जो ट्रेन की पटरियों पर ओटो के वीरतापूर्ण कार्य का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्सुक है। हालांकि ओटो ने अपनी गोपनीयता बरकरार रखने को प्राथमिकता देते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सफाई और आयोजन सहित ओटो की सहायता करने के मैरिसोल के प्रयास अनजाने में उसकी भावनात्मक उथल पुथल को ट्रिगर करते हैं। मामला तब और खराब हो जाता है जब एक डिमेरिका एजेंट फिर से सामने आता है, जो ओटो की हृदय स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ये रहस्य उद्घाटन ओटो को परेशान करता है और मैरिसोल की चिंता के बावजूद वो उसे बाहर बंद करके अपने घर में वापस चला जाता है। निराशा के एक क्षण में ओटो की पीड़ा उसे नियाग्रा फॉल्स की एक स्मारिका टोपी से जुड़ी एक दर्दनाक स्मृति का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यादें ताज़ा हो गईं, एक दुखद बस दुर्घटना जिसने सोनिया को अपंग बना दिया और उनके अजन्मे बच्चे को खो दिया। दरवाजे पर एक दस्तक से ओटो की उथल पुथल बाधित हो जाती है, जिससे वह एक घातक निर्णय से बच जाता है। मैल्कम अपनी ट्रांसजेंडर पहचान के कारण अपने पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद शरण की तलाश में ओटो की सहायता चाहता है। अनिच्छा से ओटो मैल्कम को अपने सोफे पर रहने की अनुमति देता है। जैसे ही भोर होती है, मैल्कम की उपस्थिति ओटो के जीवन में ताज़ी हवा का झोंका लाती है। मैल्कम नाश्ता तैयार करता है और ओटो के साथ उसके पड़ोस के दौरों में शामिल होता है। ओटो और मैल्कम का जीवन तब और उलझ जाता है जब जिमी उन्हें ढूंढ लेता है, जो डिमेरिका की भयावह योजनाओं के बारे में परेशान करने वाली खबर लाता है। कंपनी रूबेन और अनीता को उनके घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है,
अनीता के छिपे हुए पार्किंसंस निदान और क्रिस के जापान में वर्षों के अलगाव और निवास के बावजूद घर बेचने के कथित समझौते का फायदा उठाकर क्रूर निगम का मुकाबला करने के लिए हताश प्रयास में ओटो को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। वो मैरिसोल की ओर मुड़ता है, लेकिन उनकी हालिया तनावपूर्ण बातचीत उसके अनुरोध में बाधा डालती है। ओटो की गंभीर माफी उसकी आंतरिक उथल पुथल को उजागर करती है, जो सोनिया को खोने के बाद आत्मघाती विचारों के साथ उसके चल रहे संघर्ष को उजागर करती है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे बोर्ड के एक सदस्य पर उनके भावपूर्ण हमले के लिए उन्हें गृहस्वामी संघ के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था, जिन्होंने सोनिया की रैंप की आवश्यकता का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। मैरिसोल ओटो की कमजोरी से प्रभावित होकर उसे अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति देती है। ओटो को ठीक पता है कि किसे कॉल करना है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, डिमेरिका एजेंट अपने गुर्गों के साथ बेदखली को लागू करने के लिए आता है। हालांकि ओटो ने एक जवाबी कदम उठाया है। कंपनी की अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ ओटो के साहसी रुख का दस्तावेजीकरण करने के लिए शेरी और उसके दल को बुलाया जाता है। एक नाटकीय प्रदर्शन में ओटो डिमेरिका के झूठ और अवैध गतिविधियों को उजागर करता है, जिसमें मेडिकल फाइलों तक उनकी अनधिकृत पहुंच भी शामिल है। अपने कार्यों का बचाव करने के एजेंट के प्रयास सच्चाई के वजन के नीचे ढह जाते हैं। जैसे ही स्थिति अधर में लटकती है, जिमी आगे आता है, रूबेन और अनीता की देखभाल करने की पेशकश करता है और उनके बीच साझा होने वाले परिवार जैसे बंधन पर जोर देता है। बढ़ती सार्वजनिक जांच का सामना करते हुए डिमेरिका एजेंट एकता और न्याय की सामूहिक शक्ति से पराजित होकर पीछे हट गए। स्पष्ट जीत के बीच एक मार्मिक मोड़ सामने आता है। ओटो का बीमार दिल आखिरकार उसकी हालत के आगे झुक गया, जिससे उसका पतन हो गया। मैरिसोल, जिसे अब उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में नामित किया गया है, अस्पताल पहुंचता है। हृदय रोग विशेषज्ञ का कहना है कि ओटो का हृदय असामान्य रूप से बड़ा हुआ है। यह निदान मैरिसोल में भावनाओं का मिश्रण लाता है, जो खुशी और दुख दोनों के स्पर्श के साथ मुस्कुराता है। वो इसे विडंबनापूर्ण मानती है कि ओटो, जिसे अक्सर दूरदर्शी और कठोर समझा जाता है, वास्तव में उसका दिल उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा है। उसी समय मैरिसोल को प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगता है। बाद में वह सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म देती है। भाग्य के एक मार्मिक मोड़ में, जब माको के जन्म का जश्न पूरे जोरों पर है, एक बेहद मर्मस्पर्शी क्षण में ओटो मैरिसोल को एक पालना भेंट करता है, जिसे उसने अपने और सोनिया के बच्चे के लिए प्यार से बनाया था। भावनाओं के उफान के साथ ओटो ने मैरिसोल को छोटे माको के लिए पालना उपहार में दिया, जो उनके दिल के दर्द और नवीकरण की साझा यात्रा को एकजुट करता है। ओटो की असीम उदारता जारी है, क्योंकि वह मेंडेस परिवार को सोनिया के विश्राम स्थल से परिचित कराता है। उसकी कब्र पर खड़े होकर ओटो अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटता है, उनके जीवन के धागों और सोनिया की दयालुता की विरासत को एक साथ लाता है। इसके बाद के वर्षों में ओटो के अथक प्रयास सफल हुए, क्योंकि रूबेन एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरने में सफल हो गया, जो ओटो की करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। समय आगे बढ़ता है और एक परिवर्तित ओटो मैल्कम को अपनी कार उपहार में देता है, जो मशाल के गुजरने और आशा के संकेत का प्रतीक है। जैसे ही ओटो की अपनी कहानी अपने समापन के करीब पहुंचती है, वह अपनी नाइटस्टैंड पर एक हार्दिक पत्र छोड़ता है। वह अपने लिए जो नई चेवी खरीदता है, वो उसके लचीलेपन का एक प्रमाण है, जो मैरिसोल और उसके परिवार के लिए उसके द्वारा बनाए गए उज्जवल मार्ग का प्रतीक है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब मैरिसोल और टॉमी को उसके घर में ओटो का बेजान शरीर मिलता है, जो उसकी हृदय रोग का शिकार था। अपने पत्र में ओटो ने मैरिसोल को आश्वस्त किया कि उसने अपनी जान नहीं ली। वह अपरिहार्य को स्वीकार करने और उसके गुजर जाने की व्यवस्था करने की बात करता है। वो मैरिसोल को अपना घर, पैसा और यहाँ तक कि बिल्ली भी सौंपता है, एक ऐसी विरासत जो उसके परिवार के भविष्य का समर्थन करेगी। सोनिया को लिखे एक कोमल नोट में उनके प्रभाव को स्वीकार किया गया है और इसमें नई चेवी को टॉमी के हाथों से दूर रखने की मार्मिक चेतावनी भी शामिल है, जिसमें दृढ़ता से कहा गया है कि मैरिसोल एक बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं है। भारी मन से समुदाय ओटो की स्मृति का सम्मान करने के लिए रैलियां करता है। एक अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है, उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिसने अपनी असीम करुणा के माध्यम से जीवन बदल दिया। एक साझा प्रतिबद्धता से एकजुट होकर जिमी और मैल्कम ने ओटो के पड़ोस दौर को जारी रखने की प्रतिज्ञा की। अंतिम दृश्य में ओटो को सोनिया के बगल में आराम करने के लिए रखा गया है, जो कनेक्शन और मुक्ति के लिए समर्पित जीवन की पराकाष्ठा है। अंत वैसे ही होता है जैसे शुरू हुआ था, प्रेम, समुदाय की स्थायी शक्ति और अंधेरे से प्रकाश की विरासत तक एक व्यक्ति की यात्रा के गहरे प्रभाव के साथ।